नमस्कार। आज की चर्चा भारत की एक कह सकते हैं बहुत बड़ी आर्थिक छलांग पर है। बिल्कुल। हाल ही में जो आंकड़े आए हैं उनके मुताबिक भारत ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। जी, और अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। वाह। और ये सिर्फ मतलब एक रैंकिंग नहीं है। हम बात कर रहे हैं 4.18 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी की। ये आंकड़ा दिखाता है कि वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक ताकत कितनी तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। और अब तो नजरें अगले पड़ाव पर हैं, जर्मनी। हाँ, जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना। तो चलिए आज इसी पर गहराई से बात करते हैं कि ये लक्ष्य ये कैसे हासिल किया जाएगा। जरूर। तो जर्मनी को पीछे छोड़ने का प्लान क्या है? स्रोत बताते हैं कि कोई एक जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक बहुआयामी रणनीति है। हाँ, और इसकी जो सबसे मजबूत नींव है वो है भारत की अपनी घरेलू मांग। अच्छा। इसे ऐसे समझिए कि भारत की अर्थव्यवस्था एक ऐसी गाड़ी है जिसका अपना पेट्रोल टैंक बहुत बड़ा है। मतलब बाहर के उतार चढ़ाव से उतना फर्क नहीं पड़ता। असर तो होता है, लेकिन हमारी विशाल और युवा आबादी की जो खपत है वो इसे लगातार आगे धकेलती रहती है। ये हमारा सबसे बड़ा इंजन है। सही बात है। और जब इतनी बड़ी आबादी खपत कर रही है तो सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए बिल्कुल मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वही सड़कें, रेलवे, बंदरगाह, इसी पर इतना बड़ा निवेश हो रहा है ना। एकदम सही। और ये सिर्फ रोजगार ही नहीं पैदा कर रहा, इससे लॉजिस्टिक्स की लागत भी कम हो रही है, जिससे कारोबार करना आसान हो जाता है। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, पर इस पर चलेगा क्या? यहीं पर शायद मेक इन इंडिया और पीएलआई योजनाओं की भूमिका आती है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये तो सीधे सीधे जर्मनी की मैन्युफैक्चरिंग की ताकत को चुनौती देने जैसा है। हाँ, एक तरह से उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई का मकसद यही है कि दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत में फैक्ट्रियां जताएं। इससे हम वैश्विक सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बन रहे हैं। और आज के जमाने में ये सब बिना एक मजबूत डिजिटल बैकबोन के तो हो नहीं सकता। तो यूपीआई और जीएसटी जैसी चीजें भी इसी बड़ी तस्वीर का हिस्सा है। निश्चित रूप से। देखिए, आधार, यूपीआई और जीएसटी, इन सुधारों ने तो अर्थव्यवस्था में क्रांति ला दी है। हाँ, लेन देन तो बहुत आसान हो गया है। आसान भी और पारदर्शी भी। और इससे अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा औपचारिक दायरे में आया है। अच्छा, तो टैक्स कलेक्शन भी बेहतर हुआ होगा। बिल्कुल। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इन भविष्य की फैक्ट्रियों में काम करने के लिए स्किल्ड लोग भी तो चाहिए। ये सबसे अहम सवाल है, और शायद रणनीति का सबसे जरूरी हिस्सा भी है मानव पूंजी, यानी हमारे लोग। हाँ, कौशल विकास कार्यक्रमों के जरिए भारत की विशाल कामकाजी आबादी को सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि एआई और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे मतलब भविष्य के उद्योगों के लिए तैयार किया जा रहा है। तो जब इन सभी चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, मजबूत घरेलू मांग, वर्ल्ड क्लास इंफ्रा, बढ़ती मैन्युफैक्चरिंग और एक डिजिटल बैकबोन, तो एक जबरदस्त तस्वीर उभरती है। जी। और दिलचस्प बात ये नहीं है कि ये सब अलग अलग हो रहा है। असली कहानी ये है कि ये सब एक दूसरे को ताकत दे रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हाँ, बेहतर डिजिटल पेमेंट से घरेलू मांग बढ़ती है। उस मांग को पूरा करने के लिए मेक इन इंडिया के तहत फैक्ट्रियां लगती हैं, जिन्हें चलाने के लिए बेहतर सड़कें चाहिए। ये एक इकोनॉमिक फ्लाईव्हील की तरह है, जो एक बार घूमने लगे तो अपनी रफ्तार खुद बढ़ाता जाता है। बिल्कुल। अच्छा, तो ये सिर्फ बातें नहीं है, इसके पीछे ठोस नंबर भी हैं। 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% की वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर। ये तो कमाल है। जी, और ये सिर्फ एक तिमाही का आंकड़ा नहीं है। आईएमएफ और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं भी भारत के लिए लगातार ऊंची विकास दर का अनुमान लगा रही हैं। मतलब ये कोई अस्थायी उछाल नहीं है। नहीं, ये एक दीर्घकालिक ट्रेंड है, एक मजबूत प्रवृत्ति। तो जर्मनी को पछाड़ना असल में 2047 तक विकसित भारत बनने के बड़े सपने का एक अहम पड़ाव है। एकदम सही। लेकिन हमारे स्रोत एक चेतावनी भी देते हैं। अच्छा, क्या? वे कहते हैं कि सिर्फ आर्थिक विकास ही काफी नहीं है, ये विकास समावेशी होना चाहिए। मतलब इसका फायदा समाज के हर वर्ग तक पहुंचे। हाँ, सिर्फ कुछ लोगों तक सीमित ना रह जाए, ये बहुत जरूरी है। और इसी के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। जब भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, तो वैश्विक मंच पर उसकी जिम्मेदारियां किस तरह बदलेंगी? और क्या भारत उन नई जिम्मेदारियों के लिए पूरी तरह से तैयार है?